सीएम धामी ने जताया पीएम नरेंद्र मोदी का आभार। एनएच 734 के सुधार कार्यों के लिए पैसा स्वीकृत होने पर जताया आभार। कहा प्रदेश के पर्यटन और उद्योगों के विकास को मिलेगा बल। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का बयान। प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनेंगे सख्त कानून। कहा महिलाओं पर होने वाली घटनाओं पर हो तुरंत कार्रवाई। उत्तरकाशी में आए एवलॉन्च में फंसे प्रशिक्षुओं के 26 शव बरामद। 7 शव लाए गए। मातली परिजनों को किया गया सूचित। एक बार फिर पहाड़ों में मौसम ने ली करवट। पहाड़ों की रानी मसूरी में हो रही देर रात से मूसलाधार बारिश। जनजीवन हुआ पूरी तरह से अस्त व्यस्त। हरिद्वार जनपद में चोरों की आई शामत। पुलिस ने छानबीन कर बरामद किए 184 मोबाइल फोन। असली मालिकों को लौटाए गए फोन। आरोपियों पर की गई बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे रुद्रप्रयाग की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग को सौगात देने वाले हैं। बता दें कि विभिन्न विकास योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो थोड़े ही समय बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां रुद्रप्रयाग की जनता को सौगात देगी। विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो आज बड़ी सौगात मिलने वाली है रुद्रप्रयाग को, जहां मुख्यमंत्री धामी विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मंच पर विराजमान माननीय अध्यक्ष भरत चौधरी जी और जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई सुमन तिवारी जी, मंदिर समिति के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई अजय जी, हमारे यहाँ पे जिले के सम्मानित अध्यक्ष हमारे दिनेश नियाल जी और हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश सम्मानित अध्यक्ष भाई आशा लोटियाल जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हमारे क्षेत्र के लोग, प्रबुद्धजन और प्रतिनिधि, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत जल्दी में ये प्रोग्राम बना, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक बार आप जनता दरबार भी लगाएं जब आपके पास समय होगा। आज आप विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आए, जिले के भ्रमण के लिए आए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। और खराब मौसम में भी आपने कहा कि
हुआ, तो उसमें जैसे सबसे पहले है उनको नागपुर में जो है डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है और उसकी आप यहाँ पे आज घोषणा करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। दूसरा, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊखीमठ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकरण व कुंदकाशी को जो है और संजरा घाट में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा बद्री केदार की यात्रा को देखते हुए मयाली से गुप्तकाशी और भीरी से मक्कू चौका तक इसको जो है राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए, क्योंकि ये यात्रा से जुड़ा मार्ग है। सिउन से धौलसारी कमेड़ा तक 3 किलोमीटर मोटर मार्ग और अंधेरगढ़ी तलसारी के लिए भी 4 किलोमीटर मोटर मार्ग, मयाली गुप्तकाशी मोटर मार्ग के बड़े के जो बबलामुखी नामक 2 से 3 किलोमीटर आज भी ये गाँव वंचित है पटवाड़ी, और सीमांत गाँव चिरौन, श्यासू और तोसी के लिए जो स्वीकृत मोटर मार्ग है उसको दूसरे चरण की स्वीकृति के लिए वित्तीय स्वीकृति दी जाए। खेलों की महत्ता को देखते हुए केदारनाथ विधानसभा में नसुरा क्षेत्र में प्राकृतिक मैदान है, उसको जो है रांसी स्टेडियम पौड़ी की तर्ज पे स्टेडियम दिया जाए। इसके अलावा रामपुर में मंदाकिनी नदी के तट पर निरंतर नदी के कटाव से हमारी लिफ्ट योजना जो कि 45 गाँवों को जो है लाभान्वित करती है और रामपुर गाँव के तट को की सुरक्षा के लिए आप इसमें आपदा बचाव से, इसमें मैं बाढ़ सुरक्षा नहीं कह रही, इसमें आपदा बचाव मद से इसके लिए आप स्वीकृति दें। इसके अलावा पिछले बहुत 5-6 सालों से जो है हमारी एक भी नहर को पैसा नहीं मिला है, कम से कम सिंचाई नहरों के लिए 2 करोड़ की धनराशि, और इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी महीने आई हैं। आपने कहा केवल 10 तो हमारे डीएम साहब ने भी कहा कि भाई इसकी कटिंग करो, तो मुझे रात में 11 बजे फिर कर काटना पड़ा। अभी इसमें कम से कम पिछले 5 सालों को देखते हुए आपको केदारनाथ विधानसभा को और बजट और सड़कें देनी पड़ेगी, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आपके यश सबसे भविष्य की कामना करती हूँ और चाहती हूँ कि हम सबके लिए आप हमेशा सकारात्मक रवैया रखें और उदारता से हमारी विकास योजनाओं का संपादन करें। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायिका केदारनाथ श्रीमती शैलजा नीलावत जी आपका। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक मुद्दप्रयाग श्री भरत चौधरी साहब से कि आकर अपना संबोधन देंगे। माननीय विधायक रुद्रप्रयाग। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में आए हैं। मौसम प्रतिकूल था, बहुत सारी भविष्यवाणियां थी बारिश की, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि इस बार मुझे रुद्रप्रयाग अवश्य जाना है, और मैं आप सब लोगों की ओर से पूरे रुद्रप्रयाग की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मंच पर अभी अभी जो आपसे मुखातिब थी हमारी केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमती शैलजा नीलावत जी, हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती आशा नौटियाल जी, जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य हमारे सुमन तिवारी जी, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सम्मानित हमारे केदारनाथ के अध्यक्ष शिवराज जी, हमारे और इस जनपद के उत्साही जिलाधिकारी हमारे मयूर दीक्षित जी, और इस हॉल में बैठे हुए तमाम लाभार्थी हमारे प्रेस के जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं, मैं आपसे
एक बात शेयर करना चाहूंगा। इस चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को महज 6 महीने का कार्यकाल उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी हरिद्वार दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने कनखल स्थित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वराश्रम महाराज के आश्रम में जाकर उनका आशीर्वाद दिया। इस मौके पर महाराज ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष को प्रदेश की प्रथम महिला बनने पर शुभकामनाएं दी। दोनों के बीच प्रदेश के विकास समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रकाशानंद महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और भंडारे में प्रसाद भी लिया। पिरान कलियर में हजरत साबिर साहब की दरगाह पर सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। वहीं हज हाउस में अधूरी तैयारियों पर डीएम विनय शंकर पांडे ने नाराजगी जाहिर की है और काम पूरा न होने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। ईओ नगर पंचायत को तत्काल हाई मास्क लाइटिंग लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही साफ सफाई और पार्किंग की व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए गए। पर एक अस्थायी थाने का भी निर्माण किया गया है, जिसमें कि एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। बाहर से भी हमने काफ़ी फोर्स इसमें मांगा है। लगभग 3 कंपनी पीएसी और 450 के आसपास पुलिसकर्मी इसमें तैनात हैं। सीसीटीवी से लगभग पूरा क्षेत्र हमारा कवर है। पूरे क्षेत्र को हमने जोन्स और सेक्टर्स में इसको डिवाइड कर रखा है। 3 कंपनी पीएसी हमारी हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 1 या 2 कंपनी हमको मिल जाएगा। जो पाकिस्तानी जायरीन हैं उनके साथ हमारे इंटेलिजेंस के आदमी लगातार उनके साथ उनकी सुरक्षा में तैनात हैं और प्रयास यह है कि उनकी जो यात्रा यहाँ पर है वो सुखद हो। हरिद्वार के शिवालिक नगर में बीजेपी नेता ने फरियादी के घर में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने बताया कि जब वो शराब के नशे में सड़क पर गाली गलौज कर रहे अपने पति को घर में लेकर आई, तभी कुछ देर बाद बीजेपी नेता उनके घर आ धमकिया और घर में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस की समझाइश के बाद ये मामला शांत हुआ। कि रात मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक कर रखी थी और ड्रिंक करने के बाद जैसी उनकी आदत है, मैंने उन्हें गोलियां खिला रखी थी शायद सोने की, लेकिन वो गोलियों का असर पता नहीं क्या हुआ। वो उठे और बराबर में यहाँ घर है, दूसरा घर छोड़ के डिम्पी का घर है, तो उनका घर है, वहां जाके घर के बाहर उन्होंने गाली वाली दी उनको और मैं उनको फिर खींच के अंदर ले आई घर पे और अंदर मैंने उन्हें लिटा दिया। उसके बाद ये ऊपर वाले किराएदार 2 मिनट बाद ये लोग आए बेचारे अपनी ड्यूटी करके, इन्होंने गाड़ी खड़ी करी थी अपनी और ये ऊपर ही गए थे। इतनी देर में ऊपर ये सारे गुंडे, डिम्पी का लड़का और उसके साथ 2-3-4-5 गुंडे और तलवारें और कुल्हाड़ियां लेकर आ गए और हम पे कर दिया हमला। ये पूरा घर मेरा तोड़ दिया। यहाँ से ये दरवाजे पटक रहे थे, गालियां दे रहे थे बेशुमार और धमकियां दे रहे थे। मैंने पुलिस को फोन किया था, पुलिस आई थी, तो पुलिस ने इनसे बात करी तो इन्होंने कहा कि इन्हें थोड़ी देर को अलग करा पुलिस वालों ने हमसे आश्वासन दिया कि अब कुछ नहीं होगा। उनके जाते ही दोबारा फिर हमला हुआ हमारे पे, फिर मुझे दोबारा पुलिस को बुलाना पड़ा। फिर पुलिस के अधिकारी आए यहाँ पे बकायदा, उन्होंने फिर इनको धमकी दी कि अगर आपके कुछ हुआ तो हम तुम्हें भी ले जाएंगे साथ में। देहरादून में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, जिसे लेकर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने 8 अक्टूबर को भी चंपावत जिले के कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। इसके साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी इस दौरान बंद रहेंगे। नरेंद्र सिंह भंडारी ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, एसडीआरएफ की टीम को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। वहीं उन्होंने सभी जनपदवासियों को सुरक्षित स्थानों में रहने और यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की अपील की है।
पर्यटन नगरी मसूरी में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बारिश के चलते ठंड भी बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। वहीं अधिकांश पर्यटक होटलों में कैद होकर रह गए हैं और कुछ पर्यटक दुकानों पर गर्म कपड़ों की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। देखिए, अमूमन पहाड़ों में जो अक्टूबर का महीना जो है बहुत अच्छा रहता है, धूप रहती है, गुनगुनी धूप का आनंद लोग लेते हैं। और लेकिन अगर मसूरी की बात करें, इस साल तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पिछले 3 दिन से लगातार मसूरी में रुक रुक के जो बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। लोगों के जो रोज़मर्रा के काम काज है वो प्रभावित हो गए। मसूरी में जो पर्यटक हैं वो होटलों में कैद होकर रह गए, कहीं घूम नहीं पा रहे। जब भी वो पर्यटक घूमने का प्लान बनाते तो तब तक बारिश हो जाती है, तो कहीं घूम नहीं पाते हैं। उससे कहीं ना कहीं जो पर्यटन व्यवसायी हैं उनका जो व्यवसाय पर असर तो पड़ा ही है, लेकिन लोगों स्थानीय लोगों की जो परेशानी भी बढ़ी है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बरसात तो वैसे ही ज़्यादा होती है, लेकिन अगस्त के बाद बरसात लगभग बंद हो जाती थी। लेकिन इस बार अक्टूबर का महीना लग गया है और इस टाइम बिल्कुल बड़ा अच्छा और खुशगवार मौसम रहता था। लेकिन इस बार लगातार अभी तक बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों से, इससे पहले भी हुई है, 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ओले भी पड़ रहे हैं, जिससे एकदम ठंड बढ़ गई है और जिससे बच्चे और जो थोड़ा बहुत भीग जाते हैं उनको जो है बुखार, खांसी, जुकाम के रोग भी बढ़ गए हैं। बाजपुर के जल संस्थान कार्यालय में सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता के बीच विवाद हुआ। ये विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चलना शुरू हो गए। इसे बढ़ते हुए विवाद को देख एक महिला कर्मचारी ने बीच बचाव किया तो महिला भी मारपीट में घायल हो गई। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। अधिशासी अभियंता हैं इनके जल संस्थान अभियान के श्री बदर आलम जी, इन्होंने एक अपने सहायक सबोर्डिनेट पे गाली गलौज और मारपीट के प्रयास के संबंध में एक एप्लीकेशन दी है। एक बार पुलिस गई थी मौके पे तो दूसरा पक्ष वहां नहीं मिला। इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं। वैसे ही इनका विभागीय मामला है, इनके विभागीय अनुशासन का मामला है। द्रौपदी पर्वत अवलांच घटना मामले में डीएम अभिषेक रूहेला लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएम सहित आला अधिकारी मातली में मौजूद हैं। द्रौपदी पर्वत के पहले बेस कैंप में आज सुबह 7 शव वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से मातली लाए गए। शेष 3 शवों को लाने की कार्रवाई चल रही है। मातली लाए गए शवों में शुभम सांकरी नैनीताल, दीपशिखा हजारिका आसाम, सिद्धार्थ खंडूरी देहरादून, टिल्लू जियारा शिलांग, राहुल पवार उत्तरकाशी, नीतीश हरियाणा, रवि कुमार निर्मल यूपी की शिनाख्त हुई है। हरिद्वार के कई जगह से गुम हुए 184 मोबाइल फोनों को पुलिस ने खोजने में बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं 184 मोबाइल फोन को दीपावली से पहले खोजकर वास्तविक मालिकों को से सौंप दिया गया है, जिसके चलते मोबाइल स्वामियों के चेहरे पर खुशी की लहर नजर आई और सभी लोगों ने मोबाइल मिलने पर सीयूआई का आभार जताया। इस दौरान एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि समस्त थाना क्षेत्रों में खोए मोबाइल फोन के संबंध में कार्रवाई करते हुए 184 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इन 184 मोबाइलों की कीमत 30 लाख के करीब बताई जा रही है। मेरा फ़ोन रास्ते से ही गिरा था। मैं पिट्ठू बैग में रख रही थी तो वो आधी चेन बंद थी, आधी खुली थी। वो बैटरी रिक्शा में ही गिरा था। तो ये मेरा अभी 2 सितंबर में खोया था, तो मेरे को बहुत जल्दी मिला है। उसके लिए सबको धन्यवाद। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत जल्दी मतलब ये सबके फ़ोन उनको रिटर्न कराए हैं। ये जैसा कि आप जानते हैं कि कई लोगों के मोबाइल समय समय पर खोते रहते हैं और पुलिस उनको रिकवर भी करती रहती है। तो इस बीच पिछले कुछ महीनों में जो मोबाइल्स रिकवर हुए थे, हमने आज एक साथ उनको, उनके जो ओनर्स हैं, ये प्लान किया कि उनको सौंपे जाएँ और ये इसीलिए यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था। कुल इस बीच 184 मोबाइल्स बरामद हुए हैं, जिनकी मूल्य करीब 30 लाख रुपए के आसपास इनका मूल्य है। और इनमें कई ऐसे इनके ओनर्स हैं जो कि आज यहाँ पर उपस्थित थे। इनको ये मोबाइल्स दिए गए और ये बड़ा अच्छा है कि इनके चेहरों पर एक खुशी मिली अपना मोबाइल वापस पाके।
और ये जो बाकी मोबाइल्स भी हैं ये हम धीरे धीरे इनके जो मालिक हैं इनको पहुँचा। ये अलग अलग समय की हैं, ये घटनाएँ काफ़ी अलग अलग समय पर हुई हैं, ऐसा नहीं है कि, और ये लॉस्ट मोबाइल्स हैं, ये आमतौर पर खोए हुए मोबाइल्स हैं। ये एक तो चोरी के होते हैं, उसमें तो फिर बाकायदा मुकदमा कायम होता है, लेकिन ये लॉस्ट मोबाइल। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में हरिद्वार महोत्सव 2022 को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महोत्सव की तैयारियों के साथ ही विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। वहीं सभी अधिकारियों से चर्चा करने के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि महोत्सव आगामी 5 से 10 दिसंबर के बीच आयोजित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महोत्सव के संबंध में अगले सप्ताह पुनः बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी पहलुओं पर विचार करते हुए आज की बैठक में हुए विचार विमर्श को आगे बढ़ाते हुए अगली रणनीति तय की जाएगी। विषयों को लेकर आज एक प्रारंभिक बैठक हम लोगों ने की थी, जिसमें अभी तो सभी हमारे जो डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स थे उनको बुलाया गया था। एक हम लोगों ने एक डिस्कशन लेवल पर इसको भी किया है। 2-3 निर्णय हम लोगों ने अभी इसमें जो लिए हैं। एक तो ये कार्यक्रम टेंटेटिवली 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच आयोजित करने पर एक सहमति बनी है, और साथ ही साथ इसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या क्या हों, और पूरे देश के लोगों को इसमें हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स की अपनी जो कुजीन हैं उनकी यहाँ पर स्टॉल लगाएं। साथ ही साथ मास पार्टिसिपेशन हो इस पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का, सभी यंगस्टर्स हों, चाहे ओल्ड एज के लोग हों, हमारी महिलाएं हों, सभी का इसमें अच्छा प्रतिभाग हो। लोग इस 5 या 6 दिन के इस पूरे कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में मनाएं। तो अभी इसको एक काफ़ी प्रारंभिक स्टेज पर ये डिस्कशन हुआ है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।